दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो हमारा ये सेट है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? देखिए, पहला है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, ये सही है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही है। बलवन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ये सही नहीं है। और सभी सही हैं, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए असत्य कथन है कि बलवन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। बलवन ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं पूरा करवाया था, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों, बलवन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ये कथन असत्य है, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना भी 504 में की थी और हरिहर प्रथम ने दक्षिण में विजयनगर राजवंश की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। तो देखिए इसमें आप देख लीजिए, गलत कथन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बलवन ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 भाग होता था? तो सही उत्तर है, इस कर का नाम था खम्स। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए थे: खराज, खम्स, जजिया और जकात। जिसमें खराज कर क्या था? लगान था। खम्स युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग होता था। जजिया हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया जाता था और जकात जो था आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति ये लोदी वंश की विशेषता थी, क्योंकि लोदी काल की वास्तुकला की विशेषता जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोदी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोदी ने 1517 में बनवाया था और इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों से अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर उनकी शक्ति को काफ़ी कम कर दिया था। और इब्न बतूता के अनुसार अक्ता में 2 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी: अली उल खराज जो कि राजस्व अधिकारी होता था और अमीर या मुक्ता जो कि सैन्य प्रशासन का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शहना ए मंडी, बरीद और मुन्हिस। तो ऑप्शन ए और बी, देखिए ए और बी, शहना ए मंडी और बरीद ए मुन्हस की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया था? तो ये फसल थी अफीम। दोस्तों सल्तनत काल में अफीम की खेती प्रारंभ की गई थी और प्रमुख फसलें जौ, गेहूं और गन्ना थीं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन ने किसी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब और अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी और सामाजिक और वैवाहिक रिश्तों पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन बलवन ने भी ऐसी प्रथाओं पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था जो व्यक्तिगत और दरबार तक ही सीमित था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे प्रतिबंध राज्य स्तर पर लगाए थे।
तो इसमें देखिए बलवन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों आते हैं, लेकिन अगर जो सही उत्तर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा, क्योंकि इसका जो शराब और जुआ खेलने भांग खाने पर प्रतिबंध था ये व्यापक स्तर पर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए सूची 1 में अधिकार वो कुछ ऐसे शब्द हैं और उनका अर्थ आपको बताना है। मुहासिबा दोस्तों ये लेखे जोखे का ब्यौरा होता था। मुतालिबा सरकारी खजाने के दावे होते थे। मुकर्रर तलब, देखिए ये स्वीकृत दावे होते थे, और तलब जो होते थे ये वैतनिक दावे होते थे। तो इसके आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बलवन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो बलवन ने सैनिकों की संख्या और उनके वेतन और परिलाभों में वृद्धि की थी। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया था, और बलवन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल 1 रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो ये तीनों ही कथन ABC, तीनों ही कथन आपके सही हैं, ABC सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों में निम्नलिखित में से किस वर्ग में या किस वर्गों में विभाजित किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रातिबी और गैर रातिबी। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को रातिबी और गैर रातिबी में विभाजित किया था। रातिबी और गैर रातिबी का मतलब ये होता था कि रातिबी में जो कार्यरत कर्मचारी होते थे उनको निश्चित वेतन दिया जाता था। ऐसे कारखानों का वार्षिक रातिबी कारखानों में पील खाना, अबदार खाना, पैगाह आदि आते थे, जबकि गैर रातिबी में कार्यरत कर्मचारियों के निश्चित वेतन का प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 की राजस्व शब्दावली को सूची 2 के अर्थबोध के साथ मिलाना है। तो देखिए पट्टा, दोस्तों पट्टा गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग का निर्धारण संबंधी प्रपत्र होता था। कबूलियत ये स्वीकार्यता पत्र होता था। तस्खीस दोस्तों ये राजस्व का आकलन होता था, और तहसील असल संग्रह होता था। तो इसके आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी व शाह बहुत धनी हो गए थे? तो सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली के व्यापारी और महाजनों का उल्लेख करते हुए कहता है कि मुल्तानी लोग और दिल्ली के व्यापारी और शाह महाजन अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर इतने धनी बन गए हैं कि उनके घरों में सोना चांदी पाई जा सकती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग किस इमारत में हुआ है? तो ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। दोस्तों सिकंदर लोदी के मकबरे में सही रूप से दोहरे गुंबद का पहला प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? आपको बताना है कि किस सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। तो सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था, और खुसरो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले में पटियाली नामक स्थान पर खुसरो का जन्म हुआ था। और अमीर खुसरो ने देखिए बलवन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल के अंतर्गत वो बने रहे थे। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर है तारीख ए फिरोज शाही। दोस्तों तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का वर्णन मिलता है, और तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। ख्वांदा मीर की हुमायूं नामा, जिसे कानून हुमायूनी भी कहा जाता है, उसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है मजनू लैला, शिरीन ए खुसरो,
नूह सिपेहर या मुंतखब अल लुबाब। तो सही उत्तर है मुंतखब अल लुबाब अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है। मुंतखब अल लुबाब या तारीख़ काफ़ी खान कफ़ी खान की रचना है। तो ये कफ़ी की रचना है दोस्तों, खान कफ़ी खान की रचना है, अन्य रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। अगला प्रश्न है कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, आपको बताना है। अलबरूनी, हसन निजामी, मिन्हास उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। तो सही उत्तर है दोस्तों अलबरूनी संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। इसके अलावा वो अरबी फारसी भी वो जानता था। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसकी रचना तहकीके हिंद या किताबुल हिंद बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका की रचना किसके आदेश पर की थी। तो सही उत्तर है खिज्र खां। दोस्तों अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका खिज्र खां के आदेश पर लिखा था और इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। देखिए फिरोज शाह बहमनी का मकबरा बीजापुर, ये सही सुमेलित नहीं है। आदिल शाह का मकबरा गुलबर्गा, ये भी सही सुमेलित नहीं है। चांद मीनार दिल्ली, ये भी नहीं। अटाला मस्जिद जौनपुर, तो आपकी सही सुमेलित जो है वो अटाला मस्जिद, ये जौनपुर सही सुमेलित है। दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था और इब्राहिम शर्की ने 1408 में इसे पूरा करवाया था। दोस्तों फिरोज शाह बहमनी का मकबरा गुलबर्गा में है। फिरोज शाह बहमनी का मकबरा ये जो है ये गुलबर्गा में है। इसके अलावा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में है। मोहम्मद आदिल शाह का बीजापुर में है। और चांद मीनार ये दौलताबाद में स्थित है। देवगिरी या दौलताबाद, ये चांद मीनार दौलताबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में किसका पदाधिकारी होता था। तो अमीर हाजिब आपको बताना है कि किसका पदाधिकारी होता था। तो सही उत्तर है दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित करना और इसके वैभव को बनाए रखना। तो याद रखिएगा अमीर ए हाजिब जो पदाधिकारी होता था वो कोर्ट रूम या दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित करता था और इसके वैभव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो सही उत्तर है अल्तमश। दोस्तों मदरसा ए नासरी का निर्माण अल्तमश यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने यह मदरसा अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है ख्वाजा की नियुक्ति दोस्तों बलवन के द्वारा की गई थी और इक्तादारों की आय के आकलन के लिए ख्वाजा अधिकारी की नियुक्ति बलवन ने किया और ये अपने क्षेत्र के इक्तादारों पर नियंत्रण रखता था और बलवन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कदम उठाए थे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मसाहत किससे संबंधित था। तो सही उत्तर है दोस्तों मसाहत भूमि से संबंधित था। ये भूमि की माप होती थी और अलाउद्दीन प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने राजस्व को भूमि की माप यानी मसाहत के आधार पर निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी यानी राम प्रसाद त्रिपाठी सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं। अगले प्रश्न है कि किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था। तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था और उसने अशोक के अभिलेखों को संरक्षित भी करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली सल्तनत के द्वारा संरक्षण दी गई भाषा कौन थी। तो सही उत्तर है दोस्तों फारसी। दिल्ली सल्तनत के द्वारा फारसी भाषा को संरक्षण दिया गया था। दोस्तों तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की थी, प्रशासनिक भाषा फारसी और धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी होती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया था। तो सही उत्तर है 2.5 दिन का झोपड़ा।
दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं दिखाई देती हैं और अजमेर में इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ था और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सल्तनत काल में मवाजिब किसे कहा जाता था? तो सही उत्तर है सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान करना सल्तनत काल में मवाजिब कहा जाता था। और दोस्तों आरिज ए मुमालिक जो होता था ये सल्तनत काल में सैनिक या सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हसन निजामी ख्वाइजिन उल फुतूह। देखिए ये जो है ये ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। खजाइन उल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो हैं और इसामी फुतूह उल सलातीन सही है। अमीर खुसरो मिफ्ता उल फुतूह सही है और फिरोज शाह तुगलक फुतूहाते फिरोज शाही ये भी सही है। लेकिन सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए ये जो हसन निजामी की रचना दिखा रहे हैं खजाइन उल फुतूह ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि खजाइन अल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या होता था? तो सही उत्तर है दोस्तों सेना। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति सैनिक बल पर निर्भर होती थी और इसके लिए आरिज ए मुमालिक मंत्रालय बनाया गया था और इसका जो हेड होता था वो दीवाने आरिज कहलाता था। दीवाने आरिज सेना का प्रधान होता था और वो सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का घोड़ों और हुलिया का रिकॉर्ड रखता था और सैनिकों के साज सज्जा का प्रबंध करता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है व्यय और कागजात की देखभाल करने से संबंधित होता था दीवाने वक्फ विभाग और इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है काजी उल कजात। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश यानी न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कजात होता था और काजी उल कजात और सद्र उर्स सुदूर यानी धर्म विभाग का प्रदान एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न है कि इन करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? ऑप्शन है खम्स, खराज, जकात और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। दिल्ली के सुल्तानों के समय उस्र, खराज, जकात, शम्स और जजिया कर लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और उसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 ताजुल मासिर। दोस्तों ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने की थी, ए का चौथा हो जाएगा। फतवा ए जहांदरी आप जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तुगलकनामा दोस्तों ये अमीर खुसरो की रचना है और फुतुहुस सलातीन ये इसामी की रचना है। तो सही उत्तर इस आधार पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग में मजलिसे खलवत क्या होती थी? तो सही उत्तर है सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी मजलिसे खलवत। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिसे खलवत का भाग नहीं होती थी? तो बार खास, दीवाने इंसा, अमीर ए कोही या दीवाने बंदगान। तो सही उत्तर है अमीर ए कोही ये सल्तनत काल में मजलिसे खलवत का भाग नहीं था क्योंकि अमीर कोही विभाग सल्तनत काल में भाग इसलिए नहीं था, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी और इस विभाग का संबंध कृषि का कार्य और मालगुजारी वसूलना होता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या होता था दोस्तों? तो सही उत्तर है कि अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता ये उत्तराधिकार का सामान्य नियम होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। दोस्तों सही कथन है कि सल्तनत काल के मंत्री जो होते थे सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे और पदच्युत किए जाते थे। अन्य कथन जो है सल्तनत काल में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे, खलीफा के द्वारा या काजी के द्वारा नियुक्त या पदच्युत किए जाते थे, ये सही नहीं है। सही ये है कि मंत्री जो होते थे वो सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी कौन होता था?
तो सही उत्तर है नायब ए मुल्क। दोस्तों नायब ए मुल्क, जिसको कि नाइबे मामलिकात कहा जाता था, ये पद सुल्तान बहराम शाह के समय में आरंभ किया गया और उसने सरदारों ने शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से एक को नाइब का पद दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वरीद कौन होते थे? बरीद। तो बरीद जो होता था दोस्तों, ये गुप्तचर अधिकारी होता था और डाक और गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, इसको बरीदे मुमालिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, उनको क्या कहा जाता था? तो आप जानते हैं उनको बरीद कहा जाता था। बरीद कौन होते थे? तो दोस्तों बरीद जो गुप्तचर और सूचनाएं एकत्र करने वाले लोग बरीद कहलाते थे। अगला प्रश्न है, इक्ता क्या होता था? दोस्तों इक्ता जो होती थी वो ज़मीन का टुकड़ा होता था और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। ये भूमि का एक विशेष टुकड़ा होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था और उससे वो लगान वसूल कर सकते थे। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया था? तो सही उत्तर है, भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था और दोस्तों ये व्यवस्था इल्तुतमिश के शासनकाल में व्यापक रूप से लागू हुई, लेकिन इसका प्रारंभ मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस सल्तनतकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। जवाबित क्या होते थे? दोस्तों आप जानते हैं कि जवाबित जो थे वो राज्य के कानून होते थे। शरीयत के अलावा सुल्तानों के द्वारा स्वतंत्र रूप से कुछ कानून बनाए जाते थे जिन्हें जब्ता या जवाबित कहा जाता था। ये राजकीय कानून होता था और सभी को इसे मानना पड़ता था। अगला प्रश्न है, सर्व कर किस पर लागू होता था? तो सही उत्तर है, सर्व कर जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था और फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया और उसने खराज, जजिया, खुम्स और जकात कर लगाए और खेतों के उपज के 10% की दर से सिंचाई कर सर्व कर लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारुल हरब क्या होता था? तो सही उत्तर है, दारुल हरब जो था ये हिंदू राज्य क्षेत्र होता था। ऐसा देश अथवा स्थान जहां शरीयत कानून नहीं चलता था, जहां अन्य आस्थाओं अथवा अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का बहुमत हो, यानी गैर इस्लामिक देश। भारत में मुस्लिम शासनकाल में हिंदू राज्य क्षेत्र भी दारुल हरब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर, ये कथन इतिहासकार मार्शल का है, जो कहते हैं कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है और 1311 में इसकी स्थापना, अलाई दरवाज़ा की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया था और कुतुब मीनार के निकट ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा में। दोस्तों घोड़े की नाल का तीर ये पहली बार अलाई दरवाज़ा में पेश किया गया था और अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया और अलाई दरवाजे के निर्माण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ है। इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर से हुआ है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने हौज खास, सीरी किला और जमात खान मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। इसमें एक तरफ जो है इमारतें हैं और उनके निर्माण करने वाले शासक। तो देखिए, जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी। मोठ मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी। झंझरी मस्जिद देखिए इब्राहिम सरकी और हजार सितून महल जो था ये अलाउद्दीन खिलजी तथा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2, 5, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अष्टकोणी मकबरे का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रथम अष्टकोणी मकबरे का उदाहरण आप जानते हैं कि मकबूल तेलंगानी का मकबरा है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी मकबूल तेलंगानी का मकबरा ये प्रथम अष्टकोणी मकबरे का उदाहरण है।
सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था आपको बताना है। तो सुल्तानगढ़ी नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा है जो सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में करवाया था। अगला प्रश्न है कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सैयद और लोदी काल को पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है, क्योंकि सैयद और लोदी काल में बने मकबरे महत्वपूर्ण होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। देखिए, बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान की पराजय जो हुई थी ये 1192 ईस्वी में हुई थी, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरण 1326-27 में किया और बाजार कीमतों में सुधार के लिए अलाउद्दीन ने कई प्रयास किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो 2, 4, 1, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था, सही है। और कारण में शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने घोषणा की मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया, तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान चिहलगानी कौन होते थे। तो आप जानते हैं तुर्कान चिहलगानी दोस्तों 40 तुर्क अमीरों का समूह होता था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और तुर्कान चिहलगानी में इल्तुतमिश के अपने वफादार गुलाम अमीर होते थे। अगला प्रश्न है तुर्कान चिहलगानी कौन थे। तो सही उत्तर है 40 तुर्क अमीरों का समूह। ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न है तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो सही उत्तर है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है और इसमें सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है किसने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों बलवन। बलवन ने तुर्कान चिहलगानी या 40 अमीर सरदारों के दल का जो है उसने समाप्त किया था, और इल्तुतमिश ने इक्ता पड़ाली का भी प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार सजाना है। देखिए, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और लोदी वंश। तो सबसे पहले आता है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे पहले आएगा जिसका शासनकाल, ये देखिए गुलाम वंश 1 नंबर पे आ गया। तो गुलाम वंश सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले 3 लिखते हैं। देखिए गुलाम वंश इसका शासनकाल 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320, तो खिलजी वंश आ जाएगा। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1412। उसके बाद देखिए तुगलक के बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1561। उसके बाद दोस्तों लोदी वंश आता है 1451 से 1529। तो 3, 1, 2, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ये है सल्तनत कालीन वंशों का सही क्रम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के आधार पर सजाइए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण और कुतुब मीनार का निर्माण। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। राजधानी का हस्तांतरण 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और तैमूर का आक्रमण 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। तो सही उत्तर 1, 4, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साहिबे दीवान बंदगान किससे संबंधित था। साहिबे दीवाने बंदगान किससे संबंधित था। तो ये दासों से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बड़ा शौक था। उसके दासों की कुल संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी और उनकी देखभाल के लिए एक दीवाने बंदगान का
गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो सही उत्तर है आरिज ए मुमालिक। दोस्तों, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और सैन्य विभाग दीवाने अर्ज होता था। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। इसका कार्य सेना का गठन करना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया रखना और सैन्य का निरीक्षण करना था। दोस्तों, मीर बख्शी मुगल काल में, देखिए मीर बख्शी जो था वो मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी होता था और मुस्तौफी ये मुमालिके महालेखा परीक्षक होता था और 10 सर खेलों या 100 घुड़सवार की टुकड़ी का प्रधान एक सिपह सालार होता था। अगला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक पद जो है ये प्रदान किया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद शाह। दोस्तों, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया था और 1739 में नादिर शाह का प्रसिद्ध आक्रमण इसके समय में हुआ था और मोहम्मद शाह के अय्यासी और रंगीले स्वभाव के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अमीर खुसरो, इसकी रचना है तुगलकनामा। इब्न बतूता रहला इसकी प्रसिद्ध कृति है। मिन्हाज सिराज की कृति तबकात ए नासरी है और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही। तो ये जो है पुस्तकें और उनके रचनाकारों का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसे मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था? तो सही उत्तर है 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था जिसमें सरस्वती देवी का मंदिर था। इसको गिराकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसमें हिंदू शैली के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, किसके लिए तूतिया हिंद उपनाम का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिनको अमीर खुसरो कहा जाता है। इनके लिए भारत का तोता या तोता ए हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर है अबुल हसन यामिनुद्दीन। अबुल हसन यामिनुद्दीन ने जो है दोस्तों 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख कवि, शायर, गायक और गीतकार थे और खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली ग्राम में 1253 में हुआ था। अगला प्रश्न है, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था और सल्तनत कालीन के 2 प्रमुख सिक्के जीतल और टंका हैं। जीतल तांबे का और टंका चांदी का सिक्का होता था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कुतुब मीनार के पूरब में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। उसमें उसने दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के पास मेहरौली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आपको बताना है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। और देखिए, देखा जाए तो कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई। ऐसा इसलिए है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को नुकसान हुआ था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करा दिया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है, नानकार और बंध क्या थे?
तो सही उत्तर है लगान मुक्त भूमि। दोस्तों मध्यकाल में नानकार और बंध ये लगान मुक्त भूमि से होते थे और कहीं कहीं बंध का उपयोग गुलाम के लिए भी किया गया है। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार कौन थे? तो सही उत्तर है तुर्क। दोस्तों ईरान पर मंगोल आक्रमणकारियों ने उसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के बावजूद कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। 14वीं शताब्दी ईरानी काव्य का स्वर्ण युग है, उसी तरह चित्रकला का भी, और तैमूर के वंशजों के युग में चित्रकला की प्रगति हुई थी। तो देखा जाए तो 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों का जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को लाने का श्रेय जो है ये तुर्कों को दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने सल्तनत कालीन कला संस्कृति प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ इतिहास आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।